अब यहां से एक वायरलेस माइक है जो लेकर के, ये जिम्मेदारी मैंने प्रभात सर को सौंपी थी कि आज पिछली डिबेट वाला जो मेरा रोल था उस रोल को आज आप पूरा करेंगे। यानी आज आप लोगों के बीच जो वायरलेस माइक लेकर के बच्चों से सवाल पूछेंगे और फिर उन बच्चों के सवालों को अपनी भाषा में वो बच्चा जिस भी ऑफिसर से पूछेगा उस ऑफिसर से वो पूछेंगे। मैं इसको, अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसको इजाजत चाहता हूं शुरू करने की। ठीक है, तो मैं प्रभात सर से कहूंगा कि आप बच्चों को कोई हाथ उठाएं, जिसको भी सवाल पूछना हो वो बच्चा हाथ उठा सकता है। किसी को भी अगर सवाल पूछना है, मुझे लगता है बच्चे तैयारी करके आए होंगे, तो ये बच्चे हैं और मैं प्रभात सर से कहूंगा कि इन बच्चों से पूछें और फिर जिससे वो बच्चे पूछना चाहते हैं, जिस अधिकारी से, उस अधिकारी से वो सवाल पूछ लें। माइक सर ये रखा हुआ है, ये इसको सर ऑन कर लें। बस ठीक है सर, उससे पूछ लें। वहां से आप माइक नहीं देखो। बच्चों ये माइक आपको दिया जाएगा। विद्यालय इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ और द्वादश में पढ़ती हूँ। मैं मैम से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो पुलिस हमारे राज्य की सेवा के लिए होती है, लेकिन मेरे पास इसका ये सबूत है कि यहाँ पे एक डीआईजी स्तर पे कार्यरत अधिकारी एक सपा कार्यकर्ता के मुंह पे अपने उंगलियां नीचे पड़े नहीं है। ये उचित है क्या? ये व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर सकते हैं? ऐसा व्यवहार करना चाहिए मैम? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए देखिए, अगर आपको दिखना होगा प्लीज। ये प्रभात सर को आप दे दीजिए, ये अब आपके सवाल को आगे बढ़ाएं। अमृता, तुम्हारे सवाल को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं। कि वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने बच्चों से बता दिया था कि आप अपना जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे मैडम नहीं, वो ठीक है, मैं उसको उसी धारा पे डाला। तो इसका जवाब मुझको लगता है कि अभी जो मौजूदा अधिकारी हैं डॉक्टर जी के गोस्वामी, उनके सामने ये मैं सवाल रखता हूँ कि ये एक हो जाता है। गोस्वामी साहब कुछ दिनों पहले आप शायद लखनऊ में ही रहते होंगे, यहाँ एक प्रदर्शन हुआ था और यहाँ जब प्रदर्शन हुआ था तो उस समय एसएसपी यहाँ के डॉक्टर डीके ठाकुर, तो डीके ठाकुर वो जो प्रदर्शन हुआ उसमें एक तस्वीर सब अखबारों में छपी। वो तस्वीर थी कि एक जो प्रदर्शनकारी है वो सड़क पे है और उसके सिर पे ठाकुर साहब का जूता है। वो ह्यूमन राइट कमीशन ने भी संज्ञान लिया था और उस पर मामला काफी दूर पकड़ा और उसकी जांच अभी तक शायद चली रही। इस बच्ची का सवाल थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि ये एक जो सार्वजनिक मान मर्दन की एक घटना हुई और उसके फॉलो में या उसकी कार्रवाई में इतना टाइम लग गया। ह्यूमन राइट कमीशन ने संज्ञान लिया और उसके बाद उसका भी पता नहीं चला। तो ये एक तो उस अधिकारी का जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा ये है कि बाकी जो न्याय की जो एजेंसीज है वो इस पर इतना देर क्यों, न्याय पाने में इतना देर क्यों, यही पूछना चाहते हैं। ये सवाल आपने बहुत ही रेलिवेंट आपने पूछा है, बिल्कुल ये अपेक्षित भी था। जो पिछले तस्वीर मैंने भी देखी थी और उसको मीडिया ने और सभी ने बहुत प्रबल ढंग से उठाया था, क्योंकि मुझे उसकी जो बैकग्राउंड की परिस्थिति है उसका तो बहुत संज्ञान नहीं है। जितनी जानकारी शायद आपको है, प्रेस के माध्यम से उतनी जानकारी है जितना कि मुझे भी है। लेकिन देखने से जो लगता है, जब तक उसकी बैकग्राउंड क्या थी, जब तक उसको ना समझा जाए तब तक पूरे सम्यक रूप से उसका जवाब दिया जाना मेरे स्तर पर शायद उचित नहीं है। लेकिन जो दिखाई पड़ता है सामने, जो फोटो में देख करके या आपने अगर वीडियो देखी है, जो भी जितना पिक्चर में दिखाया जाता है उसको किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जहां तक ये कहने की बात है कि उसके जो मानवाधिकार के द्वारा या जो भी एजेंसी इसकी जांच कर रही है उसमें समय लगने की बात है,
तो मुझे अभी ये भी मालूम नहीं है इस परिस्थिति में कि उसका अंतिम निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है या क्या उसका स्टेटस है, क्योंकि मैं स्टेट से बाहर हूँ और मैं सीधे सवाल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अब तक उसका डिस्पोजल हुआ होगा। हो सकता है कि पेपर में उसको नहीं दिए। पेपर की बात भी समझिए आप, पेपर भी पूरी न्यूज को सामने रखता है आपके, जिसमें कोई पब्लिक वैल्यू हो या उसकी कोई न्यूज वैल्यू। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मैं यहाँ पे आपसे 2-3 चीजें और भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस के बारे में हमारा जो मंतव्य बनता है वो कहीं सुनी बातों से बनता है। जैसे यहाँ अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर हम 10 बच्चों से ये पूछें या बड़ों से भी पूछें रैंडम सैंपल में कि आपका पुलिस के प्रति कैसा रवैया है या आप पुलिस के प्रति कैसा अपने आप को मानते हैं, क्या आपका प्रतिक्रिया, तो 10 में से 10 ही शायद ये कहेंगे कि साहब पुलिस बड़ी खराब है। मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? नॉर्मली यही ऐसा ही है। लेकिन अगर हम दूसरा सवाल उनसे ये कहें कि क्या कभी आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव है जिससे इस बात की आपने पुष्टि की, तो उनमें से कम 10 में से 5-7 लोग ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। यानी कि हम शायद उतने खराब नहीं है जितने हम बदनाम हो चुके हैं, जो एक लोगों में एक कहना है। जरा मैं आपसे ये भी कहता हूँ पुलिस में 50 बुराइयां हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जरा समाज को, जो प्रभात जी ने अभी कहा कि जरा इस समाज को आप एक दिन के लिए ये सोच करके देखिए कि पुलिस विहीन समाज है ये आप, जो आपने कहा कि पुलिस नहीं। अभी तालियां बजाने के लिए अभी आपकी तालियां बंद होंगी अगले मेरे इस पार्ट पे, आपको आपका पड़ोसी उठा कर ले जाएगा। हम इतने असभ्य हैं। किसी भी समाज का जो प्रतिरूप है, अगर कहीं पे हमें कंट्रोल करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हमारी उतनी प्रोपोर्शनेटली हम असभ्य हैं। हम भी आप ही के समाज से आए हुए हैं। जैसा हमें समाज सिखा रहा है, जैसे कुछ लोग हर सर्विस में जाएंगे, प्रेस में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, जो हम लेकर आए हैं बैकग्राउंड में हम क्या लेकर आ रहे हैं। आज की तारीख के अंदर मेरा ये बड़ा मानना है कि पिछले 15-20 साल के अंदर जो हमारे समाज के रोल मॉडल थे वो पूरी तरह खत्म हो गए। कोई रोल मॉडल नहीं है आज की तारीख में। और मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, एसएसपी बनारस था में एक 18-20 साल का लड़का पकड़ा गया, कुछ वाहन उससे बरामद हुए, बड़ी संख्या में वाहन बरामद की थी, तो मैं भी उससे बातचीत करने के लिए गया। 18 साल का लड़का, पहली नजर में ये लगा कि ये किसी न किसी रूप में गलत फंसा दिया गया है। जब मैंने उससे बातचीत की तो मात्र 5-6 महीने के अंदर और किसी एक माननीय नेता का वो रोल मॉडल मानते हुए उसने कहा कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के ये चल सकते हैं, मैं तो टायर पंक्चर लगाता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फिर क्यों ना अपराध करूं जब ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां में चल सकते हैं अपराध करके और इतना पैसा कमा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें किसी भी क्षेत्र में, अगर हम आज किसी क्षेत्र में ये ढूंढें कि हमें डॉक्टर के क्षेत्र में एक कोई रोल मॉडल मिल जाए, शायद ही ढूंढा मिले। पुलिस के क्षेत्र में हम कहें कि हमें कोई रोल मॉडल मिल जाए, शायद ही ढूंढा हुआ मिले। समाज सेवा के क्षेत्र में मिल जाए, शायद ही मिले। तो इस समाज के अंदर सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो है रोल मॉडल, और वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में भी। मेरा ये कहना है कि जो बच्ची का इनका सवाल है वो उस रूप में, जिस रूप में हमें वो दिखाया गया, उस रूप में उसको कोई कंडम नहीं कर सकता। मतलब उसे कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये कंडमेबल है बिना किसी संदेह के। लेकिन उसकी क्या परिस्थिति थी, पब्लिक की हॉस्टिलिटी किस तरीके की हो गई है। एक बात मैं और आपसे यहाँ सामने कहना चाहता हूँ कि पुलिस में 50 बुराइयां हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारी ट्रेनिंग को देखिए। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो है कि पुलिस की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पुलिस की जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो हम ब्रिटिश लीगेसी के हैं। और ब्रिटिशर्स ने हमें क्यों खड़ा किया। 1861 का जो एक्ट बनता है वो किस लिए बना, वो इसलिए बना कि ताकि हम सप्रेसिव काम करें समाज के लिए, और वही एक्ट से हम आज भी कर रहे हैं। वी आर बीइंग गंदी। प्रोफेसर प्रहलाद साहब बैठे हुए हैं, बताएंगे सारे के सारे कोई एक्ट ऐसा नहीं है जो हमारा कोऑपरेटिव एक्ट है कि जो आज तक बाद का बना हो। सारे के सारे एक्ट हमारे पुराने, हमारे जो डेडिकेशन थे, नाम थे, थाना था, जीडी थी, सीडी थी, सब वो की वही है। जब हमारा पूरा का पूरा जैसा सिस्टम हमें अंग्रेज देके गए, हमने उसी को पूरे को अडॉप्ट कर लिया। मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग ये मानना है कि हमें उस टाइम पे जब हम आजाद हुए थे, हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सारे डेजिग्नेशन पुलिस थाना, अस्पताल, कोर्ट, ये कहाँ से आए? दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इंडिया, दीज आर ऑल ब्रिटिश लीगेसी। तो जैसे हमें ब्रिटिश लीगेसी में हमें डंडा थमाया गया था हाथ में,
हम आज भी उसी झंडे को थामे वी आर नॉट वेलफेयर पुलिस, वी आर सप्रेसिव पुलिस, बिकॉज इट इज अवर हिस्ट्री। और उसी हिस्ट्री को, उसी लीगेसी को हम आगे चलाते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से बाकी कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। किस तरीके से रियाज करती है, जरा हमें बताइए। जिस तरीके से हम सड़कों पर जाम लगाते हैं, लोगों को रोड को तोड़ते हैं, गाड़ियों पर फूकते हैं, ट्रेन को फूकते हैं, वो क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाई डोंट वी थिंक दैट दिस इज आवर ओन प्रॉपर्टी? इस टाइम तो हम बिल्कुल होस्टाइल हो जाते हैं। और जब हम पुलिस आकर के एक्ट करती है, आज तक एक भी मैंने कोई कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है जिसमें ये ना कहा गया हो कि इसमें पुलिस की गलती रहती है। समाज की कभी कोई गलती नहीं बताई जाती। मैं भी उसी समाज का हूँ, लेकिन हमें बैलेंस बनाना होगा। हमें कोई भी आज तक प्रेस खड़ी है यहाँ से, वो बताएं 50 घटनाओं का हो सकता है, 49 घटनाओं में हमारी गलती है, लेकिन एक घटना में तो पब्लिक की गलती हो सकती है ना। एक किसी की पब्लिक की गलती है, बट वी हैव टू बी ए बैलेंस अप्रोच। हम ये कहें कि पब्लिक कुछ भी करती है, पुलिस भी तो उसी के लिए। आज आप बताइए जितनी इंक्वायरी हुई है, मुझे भी इंक्वायरी की सर्वे के लिए, आज तक किसी पुलिस वाले को मुझे भी ऐसी कोई रिपोर्ट मिली जिसका एक्टिवेट किया गया। तब में आपको ये करना चाहिए था, आपको गोली उधर से चलानी चाहिए थी, आपने पानी से चला दी। जब वो ग्राउंड पर आप खड़े होते तब आपको पता चलता है हॉस्पिटल क्या है पब्लिक। देन यू रिएक्ट। बाद में तो एक ही कमरे में बैठ करके हम लोग पोस्टमार्टम कर सकते हैं। बड़ी जब तक हम ग्राउंड रियलिटी पे नहीं करेंगे, दूसरी ट्रेनिंग हम ठीक नहीं करेंगे। आज भी हमारी ट्रेनिंग के ढंग से नहीं है, कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग इन दैट ट्रेनिंग, वी आर लैकिंग द पब्लिक सपोर्ट। आज हम किसी से पूछे कई घटना होती है, हम तो साथ में यही हमें क्या पता कि अंदर केवल पुलिस ही नहीं है, इसके अंदर जुडिशियरी भी है, इसके अंदर एडवोकेट भी है, इसके अंदर विटनेस भी है, इसके अंदर एवरी बड़ी पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम जस्टिस को ऐसा नहीं है कि केवल एक एजेंसी देगी, लेकिन चूंकि हम पुलिस के रूप में वर्दी हैं, सामने दिखते हैं, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी हम पर आती है। बेटा तुम्हारी बात को मैं बिल्कुल डिटो करता हूँ कि उसको कोई आगे जस्टिफाई नहीं कर सकता। वहां से थोड़ी दूर पे था जहां पर ये घटना हुई और भीड़ काफी आक्रोशित थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो किया गया वो सही किया, लेकिन जिस तरीके से हर बात को वो अधिकारी यहाँ पर पोस्टेड नहीं है, कोई सुधार भी नहीं है, किसी के साथ कोई भी गलती हो सकती है। एक गलती मुझे लगता है, लेकिन जो सर ने कहा वो सही बात है। हकीकत ये कि उसने इसका पैर पकड़ लिया कि दो राय नहीं है, कि मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा था। इस बात को मुझे जो सर में जिससे सच्चाई है, मुझे भी कोई बुरे दिन बच्चों से झूठ बोल के मैं कहा जाऊंगा। और उस पैर को छुड़ाने में झट्टी हुई, उसका ये दुष्परिणाम है। ये फोटोग्राफर्स मेरे साथ एक दर्जन अभी वो थे, वो फोटो वहां कुछ भी वो थे वहां, मैंने देखा सब लोग तो ऐसा नहीं, सारे लोगों से सच्चाई पूछे क्या वो पैर उसको मार रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये बात भी नहीं कि पैर से पुलिस नहीं मारती, तमाम फोटो छपी है, लाशों की भी मार रही है, आपकी बात 100% नहीं है। लेकिन हम समाज से ही आए हुए लोग हैं, जितना अच्छा समाज है उतनी अच्छी पुलिस, जितना गंदा समाज उतनी पुलिस। आपको समझ आपकी कल्पना समस्या करेंगे, मेरी हुआ है आपने। मैं एक बात कह के ऐसी बात खत्म करूंगा। मैं मीडिया में था, मेरी जिंदगी की शुरुआत मीडिया से की। मैंने 6 महीने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, उसके बाद सर बना, सर के साथ ट्रेनिंग की, सर IPS हो, मैं रहा, उसके बाद IPS हो। और एक चरित्र को मैं बहुत ही बुरा कहता था इस पुलिस की नौकरी के पहले, वो था भीड़। ये गरीब आदमी है, स्त्री की साड़ी उतारी जा रही है और वो बड़ा नियम और कानून की बातें करता है। इस धर्म की परिभाषा सुनता समझो भी द्रोह, मैं सिंहासन से बना हुआ, लेकिन विश्वास मानो आप लोग, पुलिस की नौकरी में आने के बाद मुझे लगता है कि स्थिति बड़ी हुई है। कमजोरी में आप लोग तो आप सारे के सारे एक साथ IPS हो जाए और कहना ये ज्वाइन करने के पहले ही हम ज्वाइन तो करेंगे, ये शर्त है आपकी कि आप जहां नीचे ज्वाइन करो तब आप माना जाएगा कि राष्ट्रपति के प्रसन्नता पर्यंत आप बनेंगे। लेकिन आप बोलो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, ये शर्तें आप बनाएंगे जनता के हितों के लिए, तब हम ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत आदत की बात है, बहुत हल्की बात नहीं। तब हम देखेंगे तब कब आपका राजेंद्र प्रसाद जी उदाहरण है, ऐसा नहीं हिंदुस्तान में उदाहरण की कमी रही है। एक किया उन्होंने
तुम्हारे साथ दोस्त रहे, आगे देख लिया, ये शर्त होगी तो ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप एक नया प्रोग्राम प्रस्तुत करो, इस देश में सभी देशों में है पुलिस का दमनात्मक चेहरा, पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। आपको मालूम है उदय परमार साहब की रिपोर्ट पढ़ा था, 48% मामलों में सजाए मौत अमेरिका में पुलिस की गलत रिपोर्ट है। हिंदुस्तान में नहीं छूट गए मुझे, लेकिन किसी को गलत बात नहीं, अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं। इंडिया टुडे 4 दिन पहले पढ़ा था, तो उसकी बात अपनी बात कर रहा हूं। सारी चीज 4 लाइनों में है। पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता को देखकर मेरा सर से झुक जाता था। पुलिस के द्वारा की जा रही बर्बरता से मेरा सर शर्म से झुक जाता था। आज पुलिस के प्रति हो रही बर्बरता से मेरा सर झुक चुका। अपने ऊपर ही बहुत दुनिया की बातें, क्योंकि ये सारा शरीर ही छलनी हो चुका है। ईटे पत्थर बंदूकों में घुसते थे पुलिस वो परीक्षा के बचाव किया, मेरा डीआईडी घायल पड़ा है, मेरा सिपाही घायल पड़ा है, दंगा करके मारा जा रहा है। आप पिस्टल जी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अंदर से एक जीपी चतुर्वेदी तो बलिया का रहने वाला, जिसका क्रांति का पूरे जिले का इतिहास है, तो निकाल कर करता था कि बात नहीं को गोली, फिर सोचते थे कितना बड़ा दर्द नहीं, ये व्यक्तिगत हो जाएगा। क्योंकि एक ऑफिसर को नाम होता है, ऑफिसर को नाम होता है। जैसी नम्रता सबने दिखाई है, मैंने दिखाई है। मुझे लगता है कि जिस दिन हमारा सिपाही और दरोगा भी दिखाने लगेगा, अच्छा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप पत्थर न उठा लो, वो उठा लिए, अच्छी होगी, कोशिश की जाएगी। ने पुलिस का पक्ष रखा। हमें लगता है कि यहाँ पर आए हुए जो बच्चे हैं वो पुलिस के अगेंस्ट नहीं। अभी यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पुलिस के फेवर में भी बात करें, लेकिन साहब ये कहने में कोई हर्ज नहीं है और ना ही कोई परेशानी है कि बिहार, उत्तर प्रदेश या कह लीजिए कि पूरे उत्तरी क्षेत्र में पुलिस का जो राजनीतिकरण किया गया है, ये डीके ठाकुर साहब की जो बलि चढ़ी है वो भी राजनीतिकरण का ही कारण था, क्योंकि उस घटना का जो पीछे जो हुआ था वो 2 मिनट पहले की घटना थी। समाजवादी पार्टी के कुछ नौजवान नेताओं ने एक दिन पहले कहा था कि हम मुख्यमंत्री कार्यालय में और विधानसभा में ताला डाल देंगे। पुलिस को पहले से सोचना चाहिए था, पहले से सजग रहना चाहिए था। शायद पुलिस सजग होती और वहां पर पहले से मौजूद होती तो ना ये डीके ठाकुर साहब का लाश उस नौजवान नेता के चेहरे पर होता और ना वो नौजवान नेता मुख्यमंत्री कार्यालय में ताला डाल पाता। ये उसकी झिझक थी, ये उसकी झिझक थी और यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री को नंबर बढ़वाने के लिए अपने कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ताला डाला है हम उनको बख्श नहीं रहे हैं, ये वो था। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। प्रभात सर, मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी है और मैं चाहूंगा कि जिस बेबाकी से मैं डिबेट कर रहा हूं आप भी उसी बेबाकी से करें। ये सारे आपके मित्र हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन जो बात जितनी कच्ची है उतनी कच्ची कही जाए। धन्यवाद। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इन बच्चों को इग्नाइट करना है, क्योंकि कैसे इग्नाइट करना है कि ये सही निर्णय सही समय पर सही मार्ग पर चलते हुए ले सकें। और जब हम समाज के बारे में, क्योंकि प्रभात रंजन साहब ने राज्य की बात की, अराजकता की बात की, लेकिन शायद वो जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, चाहे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो, चाहे वो मार्क्स की थ्योरी हो, ग्रैम्शी की
थ्योरी हो, ईगल का सिद्धांत हो और हमारा संविधान हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बच्चे के सवाल के ऊपर इतने ज्यादा रिएक्शंस आए। पहले ही जानने की कोशिश करिए कि ये सारी डिस्कशन हम काय के ऊपर कर रहे हैं। शायद हम लॉ और लीगल प्रोसेस के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी एक इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन जो कि आप कह रहे हैं कि इसका अपराधीकरण हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, इसका ये हो गया है, लेकिन वास्तव में वो एग्जीक्यूटिव आर्म है स्टेट का। कौन सी स्टेट का? 1950 के पहले, 1947 के पहले ब्रिटिशर्स थे, तो उनका वो एग्जीक्यूटिव आर्म थी। तो स्वामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 1861 का जो पुलिस एक्ट बना हुआ है उसको अगर आप पढ़ें और जिन बातों को आप कर रहे हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। सोशल सर्विस पुलिस के एम्बिट में नहीं आता। आज जो उस एक्ट में उद्देश्य लिखे हुए हैं पुलिस फंक्शनिंग के, उसमें तो ये है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अरेस्ट ऑफ द पीपल, मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी बातें हैं। लेकिन आजादी के बाद से जो संविधान आया और संविधान ने जो मूलभूत अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिए, आर्टिकल 21 जो कि आत्मा बन गया, आज हम ये बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके ऊपर बच्चों के दिमाग में क्या, पूरे के पूरे प्रदेश के दिमाग में आया होगा। लेकिन एक बात और सही कही, पहले समझिए लॉ क्या है। लॉ की डेफिनेशन जो बहुत से लोग दे लेते हैं कि लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स enacted by public officials in legitimate way and they are having the censure of the state behind them। लेकिन निवर्कर ने 2005 में कहा law is a word of many meaning, sometime it is slippery as a glass, sometime it is elusive as a soap bubble। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की तो पुलिस पहली एजेंसी है, दूसरा प्रोसिक्यूटर, तीसरे कोर्ट और चौथा प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन या करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पुलिस जिस तरह की चीजें न्यायालय के सामने रखती है, क्योंकि यहां पर पुलिस के ऊपर इसकी जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है कि क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्टिंग एजेंसी भी पुलिस है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी पुलिस है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर यहां पर डिटेंशन के, कस्टोडियल टॉर्चर्स के और चीजों के केसेस होते हैं और बाद में प्रूव होते हैं, तो शायद सोचने की जरूरत तो है। पुलिस अधिकारियों को भी है, राजनेताओं को भी। पुलिस अधिकारियों से ज्यादा इसकी जरूरत राजनेताओं को, उनको लोगों को जो कि शासन में है। आजादी के बाद का जो हमारा ये जो लोकतंत्र है और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी हैं। पुलिस कैसी होगी ये उनको डिसाइड करना है। अभी अमेंडमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी बहुत सी स्टेट ने जो पुलिस एक्ट लागू किए हैं, आपको मालूम होगा कुछ स्टेट ने अपने यहाँ पुलिस एक्ट लागू कर दिए, लेकिन वो पुलिस एक्ट 1861 के पुलिस एक्ट से खराब है। मैं BPRND की जो एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है उसका भी मैं मेंबर हूं और डीजी के साथ बैठ के मेरी बात होती है, डिस्कशन भी मैं करता हूं। और छात्र होने के नाते विधि का भी और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी वास्तव में ये कोई आसान सवाल नहीं है, क्योंकि आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स बहुत दिए जा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, आपको इस देश को एक अच्छा देश बनाना है, अपने रहने योग्य बनाना है। एक बच्ची ने यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं उनसे पूछा कि सर क्या जो रोल मॉडल क्राइसिस की आप बात कर रहे थे, एक तो सवाल पूछा गया कि कोई आप ऐसा लिविंग रोल मॉडल बता सकते हैं राजनीतिज्ञों में, तो उन्होंने कहा भाई तुमने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। तो उसने कहा सर अच्छा एक बात और बताइए, वो कब समय आएगा जबकि मैं अपने देश के गीत दूसरों देशों की तरह गा पाऊंगी। मेरे देश के अंदर वास्तव में बहुत शांति है, यहाँ पे जो इक्वलिटी है, यहाँ पे जो और चीजें हैं वो दूसरे देशों के समान है। तो शायद ये तभी हो पाएगा जबकि अनुशासन, सबसे बड़ी जरूरत अनुशासन की है। और शायद जी जो डिबेट साहिल साहब ने या इनके साथियों ने प्रभात जी जो बात कर रहे हैं वो इसकी ये बात आ रही है कि अनुशासन को लागू करने वाले अगर अनुशासित हो जाएंगे तो शायद ये रास्ता आसान हो जाएगा, ये रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें ही अनुशासन की कमी होगी और उसका लाभ उठाकर, अभी इलेक्शंस होते हैं, मैं भी समाज में रह रहा हूं, तो जिस तरह मैं पूरे देश में आता जाता रहता हूं, तो जैसा पहले तो इलेक्शन में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों के पास जाना पड़ता था, सब करना पड़ता था। अब तो बड़ा आसान हो गया है, अधिकारियों के साथ अपने कर लीजिए और कुछ वहां के उन लोगों के साथ कर लीजिए। तो इलेक्शन का जो, और शायद आपको दिखता भी है, किसी भी राज्य में इलेक्शन क्यों ना हो, इलेक्शन के पहले जिस तरह से मास ट्रांसफर होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कानून बना के उसी तरह से उस भूमि